हाय एवरीवन। आप सभी को पता है हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर रहे हैं फॉर एसएससी जीडी एग्जाम 2025। 5 लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है। और देखो, अगर आप लेक्चर को सीक्वेंस से देखोगे तभी आपको लेक्चर समझ में आएंगे, पॉलिटी समझ में आएगी। हम टोटल जो लेक्चर करने वाले हैं आप सभी को पता है, 13 लेक्चर टोटल हम कवर करेंगे। 13 लेक्चर में 110 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी में 2024 और 2022 में पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि हम कैसे कवर कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर करेंगे। और एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी के अंदर एसएससी जीडी एग्जाम में, वो 100% जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं 13 लेक्चर से होंगे। आप सबको अब ये भी पता चल गया होगा कि हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। हम जो पेपर रेलेवेंट है वही चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं। और आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ की साथ लिखवा रहा हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को बिल्कुल तकलीफ़ ना हो। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ाता था। अभी जैसे हमने पॉलिटी कवर की है, वैसे मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी अभी कवर करा चुका हूँ 2025 के लिए उसमें। लेकिन सिर्फ मैंने इंग्लिश में पढ़ाया था। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि भैया हिंदी से हैं और इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो मैंने आप लोगों के लिए हिंदी सीखी। टेक्निकल वर्ड मुझे भी नहीं आते थे। देखो, नॉर्मल हिंदी आती है, लेकिन टेक्निकल वर्ड की, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। मैंने ये चीज़ एक एक याद करी। एक मतलब सारी चीज़ों को गूगल किया, अलग अलग बुक्स की हेल्प से पढ़ के उनको हिंदी में चेंज करना सीखा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्या, सारी चीज़ें वो मैंने पढ़ के अब मैं आपको हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ। और इस चीज़ के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अभी आप ही सोचो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको कह दिया जाए कि आप हिंदी में पढ़ाओ, आपको हिंदी भी आनी चाहिए। या अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपसे बोल दिया जाए कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना है, तो आपको कितनी मेहनत लगेगी। सिर्फ इंग्लिश से हो तो हिंदी सीखने में, या हिंदी से हो तो इंग्लिश सीखने में। मैंने बहुत मेहनत की है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये 13 लेक्चर्स के अच्छे से नोट्स बना लो, इनको देख लो और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी मेहनत आपके सिलेक्शन के आगे कुछ भी नहीं है। इससे डबल ट्रिपल मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और आप लोगों को मैं एक बात पहले भी बता चुका हूँ, आप ये सिर्फ जीडी एग्जाम के लिए नहीं, कल को आप कोई और एग्जाम दोगे, या अगर आपका जीडी का एग्जाम इस बार आपने भरा ही नहीं, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली उतनी ही यूजफुल है एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए। रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ये लेक्चर्स आपके यूजफुल रहने वाले हैं। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। और आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पर मैं एग्जाम गाइडेंस से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें डालता हूँ, मोटिवेशनल थॉट की आपको कंसिस्टेंट रख पाऊँ। और जो भी अपने चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं वहाँ पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। और जैसे देखो, हम कंप्लीट पॉलिटी कर रहे हैं ना, ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री कवर करा चुका हूँ, तो जाके आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और एक और चीज़, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो। देखो, आपकी फीडबैक एक तो ये हो सकती है कि आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वो लाइन लिख दिया करो। मेरा हौसला अगर 10% है ना, तो 100% हो जाता है वो पढ़ के सारी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो आप। पॉजिटिव, नेगेटिव, जो आपकी फीडबैक है प्लीज़ शेयर करो। पॉजिटिव फीडबैक होगी तो मेरे को उससे मोटिवेशन मिलेगा, और नेगेटिव फीडबैक होगी तो मैं उसे पढ़ के अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप ये बात मेरी समझ रहे होंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं अब विदाउट फर्दर डिले। देखो, हम क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर टू द स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है। अब आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो देखो, ये आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 176। लेकिन अभी हमने स्टेट के बारे में पढ़ा ही नहीं है। हम लास्ट देखें तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, लास्ट पढ़ चुके हैं हम अपना आर्टिकल 147 तक पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने चैप्टर, हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम यूनियन के सारे आर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है।
और यूनियन के कहाँ से शुरू हुए थे, 52 से शुरू हुए थे, और मैंने आपको बताया था 151 तक आपके यूनियन के आर्टिकल हैं। और इसमें डिफरेंट चैप्टर्स में ये आर्टिकल डिवाइडेड है। तो हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। चौथा चैप्टर कौन सा था, हमारा जुडिशरी का था। अब हमारा, अगर हम देखो इस क्वेश्चन पे हमें अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी हमने ये आर्टिकल पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब हम आर्टिकल 176 पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको करा दूंगा। अभी आप क्या करो, अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा जो चैप्टर 5 रह गया है, लास्ट चैप्टर रह गया है, लास्ट चैप्टर है हमारा यूनियन का चैप्टर 5, क्योंकि हम 52 से शुरू किया था, हम 147 कर चुके हैं। अब हमारे कितने आर्टिकल रह गए हैं, 148 से लेके 151 तक हमारे आर्टिकल रह गए हैं। तो चैप्टर 5 जो लास्ट है वो कैग के बारे में दे रखा है। कैग के बारे में, कैग की फुल फॉर्म जानते हो आप, क्या बोलते हैं कैग को? कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर, जस्ट वेट अ सेकेंड, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका कैग होता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे कैग को, हिंदी वाले लिख लो, हिंदी में बोलते हैं इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ये किस में बोलते हैं, हम इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका चैप्टर 5 में इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। और ये सब यूनियन के अंदर ही आते हैं। और ये देखो कैग, अगर आपसे पूछा, अब मैं कैग ही वर्ड यूज करूँगा, आप समझ जाना, हिंदी वाले ये होता है, इंग्लिश वाले ये होता है। तो आपका जो कैग आता है वो अंडर द आर्टिकल 148 आता है। तो बहुत फेमस सवाल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, आपका पेपर में कई बार देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 148 में क्या आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 148 में आपका कैग आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पेपर में पूछा जाता है। अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके एक सवाल बता दो, कमेंट करके एक सवाल का मुझे जवाब दे दो कि इस वक्त हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। देखो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, क्या कौन होता है, जो ऑडिट करता है, जांच करता है कि जो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है कहाँ पे कर रही है, ये सारी चीज़ों का जांच पड़ताल करता है, वो होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 149, आर्टिकल 150, 151, ये सारे आर्टिकल कैग से ही रिलेटेड होते हैं। पहले आपको इतने नहीं देखते थे, हाँ 148 ये पूछ के एग्जामिनर सोच लेता था कि बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि 148 बच्चा रटा हुआ है बच्चे के मुंह पे, तो वो ये तो पूछता ही है, लेकिन पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए 149 भी दे देता है, 150 भी देता है, 151 भी दे देता है। तो आपको 149 पता होना चाहिए। 149 में ड्यूटीज आती हैं, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, कैग की ड्यूटी और पावर के बारे में दे रखा है। तो कैग की शक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो कहाँ पे आती है, आपका आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 50 में क्या आता है, आर्टिकल 150 में आता है फॉर्म ऑफ अकाउंट, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। हिंदी में हम इसे बोलेंगे संघ और राज्यों, संघ और राज्यों के फॉर्म ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, संघ और राज्यों के, संघ और राज्यों के लेखाओं के बारे में बताया गया है। लेखाओं के प्रारूप, फॉर्म है ना, प्रारूप के बारे में बताया गया है, के बारे में बताया गया है। ये किस में आता है, अंडर द आर्टिकल 150 आपका यहाँ पर आता है। अब 151 में क्या आता है, 151 में आता है ऑडिट रिपोर्ट। जो ये रिपोर्ट तैयार करता है ना, वो ऑडिट रिपोर्ट किस में आती है, आपकी 151 में आती है। और इसको बोलते हैं हम हिंदी में लेखा परीक्षा रिपोर्ट,
लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमारी किस में आती है? अंडर द आर्टिकल 151। अच्छा, आपसे कैग का टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा। ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड क्या होता है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ना वो 6 साल होता है, 6 ईयर्स होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और देखो ये नोट्स वहीं कैरी ऑन करना जहाँ मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, क्या आर्टिकल एक साथ लिखो, मैंने पेज छुड़वाए थे, तो जहाँ आपने 147 ख़त्म किया था ना, 148 147, तो वहीं के आगे 148, इसीलिए मैंने पेज छुड़वाए थे कि आप आर्टिकल सारे एक जगह लिख पाओ। तो ये हमारा यहाँ पर यूनियन ख़त्म होता है। हमारा जो द यूनियन था, कौन सा पार्ट था, कौन सा भाग था? आप बोलोगे भैया 5th भाग था। और हमारा ये यहाँ पे ख़त्म होता है, ये अंडर द आर्टिकल 152 सॉरी 52 से 151 तक ये डिवाइड था डिफरेंट चैप्टर्स में। पहले एग्जीक्यूटिव वगैरह हमने सारे चैप्टर्स देख लिए, टोटल 5 चैप्टर में इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, वो हम सारे चैप्टर पढ़ लिए। अब हमारा यहाँ पर यूनियन ख़त्म हो गया। अब हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि यूनियन गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट में कि देखो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होगा, हाई कोर्ट होगा। जुडिशरी की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट के अंदर। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा स्टेट भी शुरू कर लेते हैं, क्योंकि तभी तो थोड़ा यहीं पे आगे आर्टिकल कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट भाग करने वाले हैं, ये वाला भाग हमारा ख़त्म हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप अपनी हेडिंग डालो, यहाँ पर आप अपनी हेडिंग डालो पार्ट 6। ठीक है, भाग 6, ये शुरुआत में पढ़ाए थे ना, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाए थे। द स्टेट्स राज्य। ठीक है, अब हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये हमारा जो हमारा जैसे वो स्टेट, उसमें क्या था बेटा सेकंड, उसमें यूनियन में आर्टिकल 52 से 151 था। ये हमारा शुरू होगा आर्टिकल 152 से और ये जाएगा 237 तक। तो इस पार्ट के अंदर इतने आर्टिकल हैं, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे। जैसे हमने यूनियन को चैप्टर्स में डिवाइड किया था, इसको भी हम चैप्टर में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जैसे चैप्टर 1 अगर हम देखते हैं तो चैप्टर 1 में बेसिकली कुछ नहीं है, अब जनरल के नाम से है चैप्टर 1 जनरल। और इसमें राज्य की एक तरह से भाषा दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। 152 आर्टिकल में एक ही आर्टिकल आता है, इसमें डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी हुई है इसमें। ठीक है, 152 में राज्य की परिभाषा। ठीक है, और अगर आप मुझसे पूछोगे कि जो यूनियन वाला सेक्शन पढ़ा था हमने आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट वाले आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, आज से 1 या 2 साल पहले पूछते तो मैं आपसे बोलता यूनियन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज पूछोगे तो मैं बोलूँगा दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले पार्ट से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और मैं आपको वही कराऊंगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। अब हमने चैप्टर 1 देख लिया, यहाँ पर चैप्टर 2 डालो आप। चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही आर्टिकल है। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है। चैप्टर 2 आता है द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या आता है? द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जिसे बोला जाता है, कार्यपालिका। ठीक है, और ये जो इसके आर्टिकल हैं हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? 153 से लेके 167 तक इसके हम आर्टिकल पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के बारे में दे रखा था, वैसे ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में गवर्नर के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 153 में क्या आता है? आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है गवर्नर को राज्यपाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर किस आर्टिकल में आता है, तो गवर्नर आपका आता है आर्टिकल 153 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 154 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
जैसे वहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वेस्टेड प्रेसिडेंट पे थी या गवर्नर पे। तो बहुत, अब आपको कुछ नया नहीं दिखेगा, सब आपको वही चीज़ें दिखेंगी जो पुरानी आपने पढ़ रखी हैं प्रेसिडेंट के बारे में, जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ के आए हो, यहाँ सीएम के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा ये। तो अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ स्टेट इज बेस्टेड इन गवर्नर। ठीक है, इसमें लिख लो राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में लिख लो, राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में आप यहाँ पे लिख लो, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। उसके बाद ठीक है, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं इसीलिए करा रहा हूँ। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, वहाँ पर गवर्नर के बारे में बात हुई है, यहाँ नियुक्ति के बारे में बात हुई है, कैसे नियुक्त करेगा, कौन नियुक्त करेगा, ये सारी चीज़ें। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में यहाँ पर दे रखा है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब टर्म, कार्यकाल कितने टाइम का होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद आर्टिकल 157 में क्या आता है? आर्टिकल 157 में आपका आता है गवर्नर की क्वालिफिकेशन, गवर्नर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 158 बात करता है कंडीशन, कंडीशन ऑफ गवर्नर, कंडीशन ऑफ गवर्नर, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये क्वालिफिकेशन है इसको तो आपको पता होगा, योग्यता बोलते हैं। ठीक है, और कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस को राज्यपाल के पद की शर्तें, राज्यपाल के पद की शर्तें, राज्यपाल के पद की शर्तें यहाँ पर दे रखा है आर्टिकल 158 में। और नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 159, आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है गवर्नर की, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर, राज्यपाल की शपथ के बारे में इस आर्टिकल में दे रखा है आपका, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ के बारे में आपका आर्टिकल 159 में दे रखा है यहाँ पर। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो ये सारे आर्टिकल ऐसा नहीं है, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जहाँ से ज़्यादातर सवाल बनते हैं और तो बहुत कम सवाल बनते हैं, तो मैं अभी आपको वो भी बता दूंगा। अभी आप लिख लो कि कौन कौन से ऐसे बता दूंगा जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और क्या है, आर्टिकल 160 मत लिखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 161 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में दे रखा है पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, जो आपका उसमें दे रखा है, आपका प्रेसिडेंट वाले में दे रखा है ना, आर्टिकल 72 में, वो यहाँ गवर्नर के लिए पे भी पावर होती है, वो 161 में दे रखा है, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, पार्डन एंड टू सस्पेंड, एंड टू सस्पेंड, रेमिट, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस, और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस।
सर्टेन केसेस, बेसिकली इसमें भी जो गवर्नर गवर्नर क्षमा कर सकता है उसकी गवर्नर की शक्ति दे रखी है, हिंदी मीडियम वाले ही लिख सकते हो। और अभी देखो अगर मैं इतनी बताऊं इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर ऑफ इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 154 एग्जीक्यूटिव पावर जैसे उसके बाद आती हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके बाद क्वालिफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट है ना। 161 भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा कोई भी जा सकता है ना, इनको मत छोड़ना। अगर आप कुछ छोड़ना चाहो, अगर आपको लगे कि आप इतना याद नहीं कर पाओगे, तो ये जो 4 आर्टिकल है इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हमारा गवर्नर के बारे में और कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 162 आता है, बट वो मत करो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली राज्य की जो शक्ति होती है उसके विस्तार के बारे में दे रखा है, तो वो हमने प्रेसिडेंट के केस में भी नहीं किया। उसके बाद आर्टिकल 163 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लो। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 आपको किसके बारे में बताता है, काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज। वहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइज कर रहे थे, यहां किसको करेंगे, गवर्नर को एडवाइज, गवर्नर, है ना। और देखो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो एड एंड एडवाइज करेगी राज्यपाल को। बेसिकली ये आर्टिकल 163 में दे रखा है और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यूनियन गवर्नमेंट में कौन हेड होता है, प्रधानमंत्री, और स्टेट गवर्नमेंट में कौन हेड होता है, तो सीएम। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सीएम के बारे में, किस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड सीएम होगा, ये किस आर्टिकल में दिया है, तो ये आर्टिकल 163 में दिया है। ये बात हमें आप यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसका हेड सीएम होता है, जो एड एंड एडवाइज करते हैं गवर्नर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद एक और आर्टिकल महा इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 165, मैं ऊपर लिखता हूँ कहीं, यहाँ लिख देते हैं साइड में, आर्टिकल 165 मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे देखो हमने 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा था ना, यहाँ पर भी स्टेट के लिए होता है, वो उसको बोलते हैं एडवोकेट, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, फॉर द स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता आपका किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 165 में आपका राज्य का महाधिवक्ता यहाँ पर आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मेरे भाई। अब चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। सीएम के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, ये जो हमारा चैप्टर 2 है ये पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव है ना। अभी ये कितने तक है, 167 तक है। तो चलो हम 167, चलो मैं करा ही देता हूँ, लास्ट आर्टिकल रह गया। 166 इंपॉर्टेंट नहीं है, 167 इंपॉर्टेंट है। 167 में क्या है, जैसे देखो वहां पर प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चीजें इन्फॉर्म करता था प्रेसिडेंट को, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चीजों को इन्फॉर्म करेगा गवर्नर को, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, duties of chief minister, duties of chief minister as respect furnishing of information, furnishing of information to governor। बेसिकली हिंदी मीडियम वाले लिख लो, आर्टिकल 167 में क्या आता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो सूचना देगा, उसका मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य दे रखे हैं, जैसे कि क्या चल रहा है संसद में, वो सारी चीजें इन्फॉर्म करना गवर्नर को। ये आपका अंडर द आर्टिकल 167 दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अभी इतना ही रखते हैं, फिर कोई और आर्टिकल का सवाल आएगा तो आगे के आर्टिकल देखेंगे। अभी हमारे 167 तक हो गए हैं। हमने पार्ट 6 शुरू किया है जहां पर स्टेट्स के बारे में दे रखा है। हमने पहला चैप्टर जिसमें जनरल चैप्टर, जिसमें एक ही आर्टिकल था हमारा, आर्टिकल 152। उसके बाद चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव, जहां पर 153 से लेके 167 तक थे, वो हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो देख लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर ही देखेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं, 237 पूरे करने हैं। डिफरेंट चैप्टर्स में जो जो आर्टिकल आते हैं तो वो हम अभी नेक्स्ट कोई आर्टिकल का सवाल आएगा तब देखेंगे। तो मैं इसे रफ करता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फंडामेंटल राइट इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। आर्टिकल 153 इसका वो सॉरी पार्ट 3 इसका सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अडेप्ट एंड ग्रो ओवर टाइम टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर आपका दिया हुआ है संविधान की समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलन और विकास करने की क्षमता को वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो मतलब क्या दिया है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अभी जब हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी कि देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त के अनुसार हमारे कानून बनाए गए थे। लेकिन जब कानून बना रहे थे वहाँ के लोगों ने सोचा कि जब आगे समाज बढ़ेगा तो उसकी नीड्स भी बढ़ेंगी और चीज़ें भी बढ़ेंगी, या जो चीज़ें आज यूज हो रही हैं वो भी चेंज होंगी। कल को सोसाइटी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया कि वो चेंज ही ना हो, उसे रिजिड बना दिया जाए एकदम कठोर, कि उसे चेंज करना पॉसिबल ही ना हो या बहुत हार्ड हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और उसे हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, हमारा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये फीचर्स ही यही देखते हुए बनाया गया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, कि समाज के अनुसार, समाज की नीड्स के अनुसार हम कुछ चेंज करना चाहें तो उसे कर पाएँ। ये हमारा एक तरह से फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे तो तब हम इसे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर ऑल इट्स। अब देखो भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक व्यवसक मत अधिकार की गारंटी देता है। अब ये बताओ वोट कौन दे सकता है? जो टैक्स पेयर्स हैं, क्या ही वही जो टैक्स देते हैं वही वोट देते हैं, या सभी नागरिक वोट देते हैं, या जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वही वोट देते हैं, या सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, मतलब कोई भी वोट दे सकता है, भारत का सिटीजन भी दे सकता है या कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति भी दे सकता है। तो ये तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा बच्चा बता देगा कि भैया सिटीजन देते हैं। तो इसमें हम करके आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं ऐसा क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्करेंट लिस्ट इज गिवन। तो देखो मैंने आपको सबसे पहला जब क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पर पार्ट्स पढ़ाए थे और वहीं पर मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, शेड्यूल पढ़ाए थे। शेड्यूल बोलें तो आपकी मैंने अनुसूची आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको बताया था कि हमारी 12 अनुसूची होती हैं। ठीक है, 12 अनुसूची होती हैं और मैंने बताया भी था कि 7th अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फेडरल की बात करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करती है, और जिसमें 3 लिस्ट होती हैं। एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है, एक आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट किस आर्टिकल किस अनुसूची में आती है? आपकी 7th अनुसूची में यहाँ पर आ जाती है। तो हमारा यहाँ पर आंसर 7th सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखो आपको कुछ नहीं बताना, डीपीएसपी बताने के इसमें से कौन सी डीपीएसपी नहीं है। तो देखो डीपीएसपी तो हम देख चुके हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब बताओ कौन सी डीपीएसपी नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो मैंने तो बताया था ये तो हमारी है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 44 में आता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आप बोलोगे ऐसा भी कुछ है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आप बोलोगे भैया ये तो है ही है ना, हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बना के रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसे आर्टिकल आपका 50 है, जब आर्टिकल 50 आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर नहीं, ज्यूडिशरी दे रखी है। ठीक है, लेजिस्लेचर को हम एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं कर रहे, हम ज्यूडिशरी को करेंगे, सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, विधायिका को कार्यपालिका से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर उसकी जगह विधायिका की जगह क्या होगा आपका, जुडिशरी होगा। ठीक है,
तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन, ये हमारी कोई डीपीएसपी नहीं है। हम लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं करते, हम जुडिशरी को करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड्स टू एडवाइस द हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, ये सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है। तो बताओ, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो प्रधानमंत्री हैं उसके हेड होते हैं, वो किसको एडवाइस करते हैं, कौन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया है वो है प्रेसिडेंट। अभी हम पढ़ेंगे, मैं अभी देखो प्रेसिडेंट के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी पावर्स क्या हैं, तब हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड आपका प्रधानमंत्री होता है। यहाँ से सवाल बनते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें कराऊंगा। बट अभी आने वाले वक्त में मैं जस्ट आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप ये जो आपके पॉलिटी है, मैं आपको इस तरह से ख़त्म करा दूंगा कि आज के बाद आपको कभी भी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और देखो, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जो पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, सारी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड होती हैं, सारे इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह वहीं अपलोड होते हैं। एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स की अपडेट होती हैं वहीं अपलोड होती हैं। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर गाइडेंस, मोटिवेशनल थॉट, आपको मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल भी, और वहाँ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपसे शेयर की जाती है, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और एक और बात, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आप फीडबैक नहीं करते हो। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बारे में पॉजिटिव लिखो, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे बारे में नेगेटिव लिखो, मैं आपसे कुछ नहीं कहता कभी भी। मैं जस्ट बोलता हूँ आपसे अपनी फीडबैक शेयर करो। आपको लेक्चर अच्छा लगता है आप अच्छा लिखो, आपको लेक्चर बुरा लगता है उसमें क्या बुरा है वो मेंशन करके लिखो, बट अपनी फीडबैक शेयर करो। देखो, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और अगर आप कुछ नेगेटिव फीडबैक दोगे, कुछ सजेशन दोगे, तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये आपका दायित्व बनता है, एक तरह से आपकी ड्यूटी है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है मेरे भाई, कि आपको बताना है, आपको कमेंट करके आपको फीडबैक शेयर करना। नेगेटिव पॉजिटिव वो नहीं मैटर करता, आपको रियल में जेन्युइनली कैसा लग रहा है, क्योंकि एक वही है आपका प्यार जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इन लेक्चर्स के पीछे मेरे कितने टाइम की मेहनत है ना, क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करके, कितने कितने घंटे लगातार एक जगह बैठ के ये ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ ना, कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बड़ी बड़ी थ्योरी, बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, लिमिटेड कंटेंट के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप याद कर पाओ और पेपर रिलेवेंट ही पढ़ा पाऊँ आपको। ये मेरा मतलब गोल है, ये मतलब गोल नहीं, एम है कि मैं अपना बेस्ट दे के वही पढ़ा पाऊँ जो पेपर में पूछा जाता है। और बस आपका ये ड्यूटी है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप कमेंट करोगे, ठीक है, आप फीडबैक शेयर करोगे। चलो ठीक है, नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस पढ़ लेना जो पढ़ा रहा हूँ, है ना। सब भाई हैं अपने, छोटे बड़े सब भाई हैं ना। कोई मुझसे बड़ा होगा शायद वो भी लेक्चर्स देख रहे होंगे, कोई छोटे होंगे वो भी लेक्चर्स देख रहे होंगे। और एक और चीज़ है कि यार, नॉलेज हमें ये देख के नहीं लेनी चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे छोटे हैं मुझसे बेहतर जानते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझसे बड़े हैं उनसे मैं बेहतर जानता हूँ। तो नॉलेज इज रेस्पेक्टिव ऑफ एज होती है ना। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आगे बात करते हैं, ठीक है। बोलोगे भैया ज्ञान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द its idols and institutions, the national flag, the national anthem, it is mentioned in the Indian Constitution। जब हम शुरुआत में मैंने आपको पॉलिटी के पढ़ाया था फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी, और ये हमारी पहली ही फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, कि हम अबाइड करेंगे। मैंने ए से याद कराया था ना, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भारतीय संविधान में वर्णित है। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है ना। 11 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ी थी ना। अच्छा, एक और सवाल भाई, ये सवाल मुझे भी नहीं पता था, है ना, मैंने अभी पढ़ा और मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना, मैं भूल गया था शेयर करना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना, वो टोटल 10 ऐड करी गई थी 42nd जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, है ना। लेकिन
मैंने आपको एक और चीज़ लिखाई थी कि ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी, है ना। अभी एक दिन पहले की ही बात है, मैं देख रहा था कि मतलब एक सवाल था, तो उसमें ये सवाल था कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड करी थी, और उसमें ऑप्शन थे 8, 9, 10, 7। अब यार मैं सोच रहा हूँ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैंने ये आप लोगों के लिए भी नहीं पढ़ाया। तो मैंने सोचा यार ये पढ़ाना चाहिए, इतना डेप्थ में जाके सवाल पूछ लिया ना। देखो 10 फंडामेंटल ड्यूटी जरूर ऐड की गई थी, फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी रिकमेंड करी थी ये सवाल पूछ लिया आपका। तो उन्होंने 8 करी, 2 किसी ने और ऐड करके 10 ऐड करी गई थी, तो आपको 8 ये पता होना चाहिए। ये आपका CHSL का सवाल है 2024 का, किसी शिफ्ट का। अब देख सकते हो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल पूछ लेते हैं सवाल में, है ना। तो ये सवाल हो गया हमारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Which Gupta ruler was known for defeating the Sakaj in western region, assuming the title of विक्रमादित्य? कौन सा गुप्त शासक पश्चिमी क्षेत्रों में शासकों को साकाज साकाज को हराने के बाद साकाज को हराने के लिए जाना जाता था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? अब देखो ये सवाल हिस्ट्री का है, गलती से ऐड हो गया है। चलो बताओ, तुम्हारा मैंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। चलो तुम्हारा टेस्ट है, ये सवाल मैंने कराया है, विच गुप्ता रूलर किसको जाना जाता है। जब मैंने आपको पूरी हिस्ट्री करा दी है, अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे ना, थप्पड़ खाओगे एक। सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो। चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको, चलो यार हमें ये भी नहीं पता यार, ये भूल जाओ क्या है। ये तो पता होगा कि विक्रमादित्य को किसने टाइटल अज्यूम किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका हिस्ट्री से कोई, पॉलिटी से कोई लेना देना नहीं था, जस्ट आ गया गलती से। फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई इतने आसान सवाल तो मत पूछो, फंडामेंटल राइट्स कई बार आ गया, ये तो सवाल पार्ट 3 में है आपका। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू क्रिएट। मैंने जब आपको DPSP पढ़ाई थी तो बताया था ना कि DPSP क्यों क्रिएट की जा रही है। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बताया था हमने, है ना, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। और एक बताया था वेलफेयर स्टेट के लिए, कल्याणकारी राज्य के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ पे लिखवाया था, है ना। तो हमारा वेलफेयर स्टेट के लिए, तो मतलब हमारा जो DPSP क्रिएट की गई है भारतीय संविधान में, ऐड की गई थी, क्यों ऐड की गई थी, क्यों क्रिएट की गई थी, हमारी क्यों रखी गई थी, वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए। ठीक है, ये करा चुका हूँ मैं। एक भी सवाल आपका बाहर आएगा ही नहीं, जो मैं ऐसा जो टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ वहां से कोई भी सवाल आ जाए, है ना। द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927 वाज क्रिटिसाइज्ड इन इंडिया बिकॉज। देखो ये दोनों का सवाल है, पॉलिटी का और हिस्ट्री का, और शायद मैंने ये आपको हिस्ट्री में कवर करा दिया है। ठीक है, साइमन कमीशन हमारा साइमन कमीशन जो आया था 1927 में आया था, और ये किसको रिव्यू करने के लिए आया था, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेगो चैलेंज फोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे उनको रिव्यू करने के लिए आया था। और मैंने आपको बताया था कि ये क्यों क्रिटिसाइज हुआ भारत में, इसलिए हुआ कि भैया तुम भारत में कौन सा कानून कैसे काम कर रहा है वो करने आ रहे हो, है ना। और तुम उसमें भारत का एक भी इंसान नहीं ले रहे हो, सारे के सारे तुम खुद से भारत के कानून को देख रहे हो कि भाई भारत का कानून में, अच्छा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने 1919 बना दिया, अब उसको रिव्यू करते हैं वो सही से काम कर रहा है या नहीं। भाई हमारा देश हमारे किसी इंसान को तो ले लो। इसलिए इसमें एक भी मेंबर नहीं था इंडियन मेंबर, इसलिए इसका क्रिटिसाइजेशन हुआ था। और ये अच्छे से हम हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हिस्ट्री करा दी है मैंने। अगर वो हिस्ट्री का लेक्चर देख ले तो आप वहां से बाहर आपका नहीं जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, एज पर विच स्टेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोले जाते हैं, जैसे ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। सबसे नीचे होता है आपका लोकसभा, फिर होता है आपका राज्यसभा, इसके ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट। आपसे अभी मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, तो जब पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ आर्टिकल देखे हैं पार्लियामेंट के, अभी हम पार्लियामेंट के बारे में डेप्थ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन ये जब मैं पार्लियामेंट अभी कराऊंगा ना, कोई सवाल आएगा तब देखेंगे।
मेरा पहले फोकस था कि आर्टिकल पहले ख़त्म करे जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आर्टिकल से बनते हैं। मेरा मानना है कि अगर आर्टिकल ख़त्म तो 50% पॉलिटी ख़त्म। जिस बच्चे के 1 से लेके 395 तक आर्टिकल आते मतलब पता है ना उसे इम्पोर्टेंट, ये मान लो वो बंदा 50% पॉलिटी ख़त्म करके बैठा है, 50% बची रह गई बाद की। ज़्यादातर आर्टिकल सवाल बनते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है, जल्दी से बताओ, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। एज एज पर बिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, 79 में आपका क्या आता है, पार्लियामेंट आता है। 80 में क्या आता है, आपकी राज्यसभा आती है। 81 में क्या आता है, आपका लोकसभा आता है। ये मैं आपको करा चुका हूँ ना, तो यहाँ पर 81 आपका सही हो जाएगा। एज पर द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन है? तो ये हमारा आर्टिकल 81। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो आपका आर्टिकल 39A क्या है, डीपीएसपी है, और डीपी से एसपी हम कर चुके हैं। आर्टिकल 39A क्या है, फ्री लीगल एड, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, निःशुल्क कानूनी सहायता। अब डीपीएसपी में जाके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक मिनट में आपको, मुझे पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, जस्ट सेकेंड। एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, आर्टिकल 71, 80 और 81 दे रखा है। ठीक है, 71 में दे रखा है पार्लियामेंट के बारे में, है ना। 80 में दे रखा है राज्यसभा के बारे में, 81 में दे रखा है लोकसभा के बारे में। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि लोकसभा किस आर्टिकल में देता है, लोकसभा किस आर्टिकल में, वो ये पूछ रहा है कि जो आपका लोकसभा है वो निचला सदन होगा पार्लियामेंट का, ये कहाँ पर है। तो ये हमारा पार्लियामेंट वाले आर्टिकल में ही है। आर्टिकल 79 ही कहता है कि प्रेसिडेंट होगा, जो हेड होगा, इस अपर हाउस होगा आपका राज्यसभा, और लोअर हाउस होगा आपका लोकसभा। ये आर्टिकल 79 ही कहता है ना। और मैं एक बार चेक करके बता दूंगा ये, अगर नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, या आपको चेक करके बता दूंगा कि क्या सही है। मेरे अकॉर्डिंग आर्टिकल 79 है ना। मैं थोड़ा, वैसे आर्टिकल 79 ही है, तो यही सही है आपका, और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिसका आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाए कि हाँ भाई ये तो इस आर्टिकल में आता है, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। वो कैसी बॉडी होगी आपकी, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का तो आर्टिकल आपका जिक्र है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन तो अभी हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये हमारी कैसी है, एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ गवर्नर कैन बी। चलो अब देखो यहाँ पर ये आर्टिकल वाला सवाल आया, तो थोड़े से हम आर्टिकल देख लेते हैं, है ना। थोड़े से आर्टिकल देख लेते हैं हम। अभी आर्टिकल कितने तक कर चुके हैं ये बताओ। अभी हम आर्टिकल 213 तक कर चुके हैं ना। नहीं, 213 तक नहीं कर चुके हैं हम। आर्टिकल जो 2 चैप्टर देखे थे हमने, चैप्टर 1 जिसमें एक आर्टिकल था, फिर चैप्टर 2 जो 167 तक था। तो अब हम चैप्टर 3 के वाले देख लेते हैं, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 3, चलो आगे हेडिंग डालो, वहाँ जहाँ आप आर्टिकल के नोट्स बना रहे हो ना वहीं पर लिखो चैप्टर 3। ये सब स्टेट के अंदर ही हैं। ठीक है, चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दे रखा है आपका। ठीक है, और हमारा आर्टिकल 168 से शुरू करते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। ठीक है, राज्य विधानमंडल का गठन। अब हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। विधान, जैसे हमने वहाँ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, यहाँ हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल का कॉन्स्टिट्यूट का मतलब गठन करना, गठन। देखो ये ऐसे समझो कि जैसे वहां पर हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पीएम के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। ऐसे ही हमने यहाँ पर पहले गवर्नर के बारे में पढ़ लिया, फिर सीएम के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो जैसे हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा होते हैं ना, वैसे ही आपके यहाँ पर विधान परिषद होता है, ठीक है, और विधानसभा होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आपका विधानसभा और विधान परिषद होते हैं, ठीक है। तो बस वही दे रखा है यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में किस में दे रखा है, आर्टिकल 168 में दे रखा है। अगर मैं वहीं पर बात करूं आर्टिकल 169 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें दे रखा है अबॉलिशन और क्रिएशन। मैं अभी समझाता हूं आपको। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। देखो जैसे वहां पर राज्यसभा होती है, हमारे भारत सरकार जो सेंटर लेवल पे राज्यसभा होती है, वैसे हर राज्य में, मतलब हर राज्य में नहीं होती, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। देखो राज्यसभा तो हमारी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 6 स्टेट्स में ही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी किस में है, सिर्फ 6 स्टेट्स में है इस वक्त। तो आर्टिकल 169 क्या कहता है कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना भी सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो। ये किस में दे रखा है, आपका आर्टिकल 169 में दे रखा है। अभी देखो 2-3 चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन बस आप समझते जाओ, थोड़ा देखते जाओ, मैं आपको समझा दूंगा। राज्यों के विधान परिषद बोलते हैं काउंसिल को, परिषदों के गठन के लिए राज्यों की विधान परिषदों का गठन, इतना ही लिखो, विधान परिषद का गठन। देखो मैं क्या बात बता रहा हूँ, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, वैसे ही हर राज्य में क्या होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, जिसको विधान परिषद बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए, ठीक है, राज्यसभा की जगह। और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लोअर हाउस बोलेंगे जिसे, असेंबली लोकसभा कि वहाँ पे लोकसभा होगा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखो इनमें डिफरेंस क्या है, ये आगे में डेप्थ में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम आर्टिकल देख रहे हैं तो इतना भी समझ लो। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो हर स्टेट में नहीं होती है। राज्यसभा जैसे ऐसा नहीं है क्या, राज्यसभा और लोकसभा यूनियन गवर्नमेंट में है तो हर स्टेट में भी राज्यसभा लोकसभा जैसे ही कुछ हो, कुछ प्रावधान है जहाँ पर जिसके थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। तो अभी हमारी 6 स्टेट है, एक हमारा यूपी है, एक प्यारा बिहार है, एक हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है, एक हमारा कर्नाटका है, एक हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, एक हमारा यहाँ पर तेलंगाना है। ये आपके 6 स्टेट्स हैं, ये आपके 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नहीं तो हर जगह क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद सिर्फ 6 जगह है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 169, कि आप कहीं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हो किसी भी स्टेट में, ठीक है। अब इसके लिए कुछ प्रावधान होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो उतनी चीज़ें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपसे सवाल ये बन सकता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सॉरी वो वीडियो लेक्चर पॉज करना पड़ गया था, बाहर से शोर आ रहा था काफ़ी, तो वो लेक्चर में आता और आपको डिस्टर्ब करता। हाँ तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि आर्टिकल 169 में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है। अभी आप इतना समझो। उसके बाद आर्टिकल 170 में आ, जैसे वहाँ पहले राज्यसभा आती थी फिर लोकसभा आती है, तो ऐसे यहाँ पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा, फिर आपका लेजिस्लेटिव क्या आएगा, असेंबली आएगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधान सभा, ठीक है। ये यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा, असेंबली आएगा, ठीक है।
उसके बाद इसके बाद आएगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान परिषद। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंस समझना। आर्टिकल 169 कहता है कि क्रिएट कर सकते हो या अबॉलिश कर सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन आर्टिकल 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है, यहाँ क्रिएशन और अबॉलिशन के बारे में बात नहीं होती है। तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद देखो, ये जो मैंने आर्टिकल अभी तक कराए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का आर्टिकल पूछा जाएगा कि जो आपकी विधानसभा है वो किस आर्टिकल में आती है, तो वो 170 में आती है। जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है वो 171 में आती है। और जो ये तो 169 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अबॉलिशन और क्रिएशन कर सकते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो हमारा किस में आता है, वो हमारा आर्टिकल 169 में आता है। और कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कहाँ पर दे रखा है, राज्य विधानमंडल का गठन के बारे में किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 168 में। तो ये हो गए आपके इंपोर्टेंट सवाल, है ना। अब और आर्टिकल देखते हैं, 172 देखते हैं। हेडिंग डालो आर्टिकल 172। तो अब यहाँ पर देखो, आर्टिकल 172 जो है वो ड्यूरेशन की बात करता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो, ये 4-5 जो मैं अभी आगे कराने वाला हूँ ना, आर्टिकल 172 हो गया, 173, 174, 175 तक, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आता है यहाँ पर, और हिंदी में बोलेंगे इसे राज्यों की विधानसभा का, राज्यों का छोड़ो, विधान लिख लो, राज्यों की विधान सभा का कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल 173, आर्टिकल 173 में आता है क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, क्वालिफिकेशन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब क्वालिफिकेशन आती है बेसिकली इसमें। तो क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता के बारे में बात किया है, योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद आर्टिकल 174 बात करता है आपका, वैसे देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, मत करो, 174 भी मत करो, 175 भी मत करो, ठीक है। आर्टिकल 176 इम्पोर्टेंट है, वो कर लो, पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आर्टिकल 176, आर्टिकल 176 कहता है स्पेशल एड्रेस, ये काफ़ी बार पेपर में आया है, कई पेपर में आया है ना। तो आर्टिकल 176 इंपॉर्टेंट है, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर टू द स्टेट लेजिस्लेचर, टू द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल के प्रति राज्यपाल का संदेश। मतलब स्पेशल एड्रेस कर सकता है जो आपका गवर्नर होगा स्टेट लेजिस्लेचर को, वो कुछ चीज़ें, कुछ स्पेशल चीज़ों में कर सकता है, वो दे रखा है यहाँ पर आर्टिकल 176 में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यहाँ पर आर्टिकल 177, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है आपका आर्टिकल 178, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे इसमें जैसे वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर था लोकसभा का, यहाँ पर चलो लिख लो, है ना, कभी पूछ ले तो यहाँ पर आता है स्पीकर, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी वाले लिख लो, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दे रखा है, विधानसभा
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में दे रखा है, और उपाध्यक्ष के बारे में दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल 178 हो गया हमारा। 179 हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, 180 हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, 181 हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चलो फिर मैं आपको 182 भी करा देता हूँ। जब मैंने ये कराया, 178 है ना, ऐसे ही हमारा 182 है। आर्टिकल 182 बात करता है चेयरमैन की। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसका? लेजिस्लेटिव काउंसिल का। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में दे रखा है। बहुत रेयर पूछा जाएगा, इसलिए नहीं करा रहा था, बट करा दिया है। ठीक है, उपसभापति, ये आर्टिकल 182 में आएगा। उसके बाद आपका आर्टिकल 183 इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 184 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 184 हो गया आपका। 185 भी नहीं इंपॉर्टेंट है। 186 भी छोड़ दो। 186 में जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके वेतन के बारे में तो इतना डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा अकॉर्डिंग टू मी। ये लिख लें, छोड़ो। 188 लिख लो, 188 इंपॉर्टेंट है। 188 में आपका दे रखा है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लिखो, ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ के बारे में दे रखा है यहाँ पर आर्टिकल 188 में, ये इम्पोर्टेंट है। और आपका 189 नहीं, 190 में वैकेशन ऑफ सीट्स दे रखी हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 191 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 192 भी छोड़ दो, 193 भी छोड़ दो, ये सारे आर्टिकल छोड़ दो। नेक्स्ट आर्टिकल करो आप सैलरीज वाला था वो, पावर प्रिविलेज। नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 195, आर्टिकल 195। आर्टिकल 195 बात करता है सैलरीज और अलाउंसेस के बारे में, सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर के बारे में, ऑफ मेंबर के बारे में। ठीक है, सदस्यों का वेतन के बारे में बात करता है, सदस्यों का वेतन के बारे में बात करता है, सदस्यों का वेतन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आर्टिकल 196, 197 इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। 198 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत मैंने देखा ही नहीं पेपर में। 3-4 साल की अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसके बाद 199 इम्पोर्टेंट है थोड़ा, है ना। आर्टिकल 199, कलर चेंज कर लेते हैं। आर्टिकल 199, जैसे देखो हम यूनियन गवर्नमेंट में पढ़ रहे थे ना मनी बिल के बारे में, हमने 110 में देखा था, 109 में, है ना, 110 में देखा था ना। तो ऐसे ही 199 में जो धन विधेयक की परिभाषा दी है, जो स्टेट में होता है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर में जो आपका लाया जाता है, तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद 202 इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 202 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 202 इम्पोर्टेंट है। 202 में क्या है, 201 भी कराता हूँ, 201 भी इम्पोर्टेंट है ना, आर्टिकल 201 भी इम्पोर्टेंट है। 201 में बेसिकली क्या है कि जो राज्यपाल है ना,
उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी बिल को, जैसे कोई बिल आया, उसको प्रेसिडेंट को भेज सकता है विचार करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 201 में लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो कि राज्यपाल द्वारा विचार हेतु राष्ट्रपति को भेज सकता है कोई भी बिल को, या इंग्लिश वाले लिख लो बिल रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या गवर्नर है पावर टू सेंड अ बिल टू द प्रेसिडेंट, अपने हिसाब से लिख लो। आर्टिकल 202 में आपका क्या है? आर्टिकल 202 में आपका आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो एक बात बताऊं, जैसे हमारा भारत सरकार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाती है ना, बजट लाती है, वैसे स्टेट का बजट आता है। ये क्या होता है? स्टेट बजट आता है, स्टेट बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य का वार्षिक वित्त विवरण किस में दे रखा है? आपका आर्टिकल 202 में आता है। तो लिख लो राज्य का वार्षिक वित्तीय, हिंदी भी गलत हो जाती है, वित्तीय विवरण। ये आपका किस में दे रखा है? आर्टिकल 202 में दे रखा है। और वहां पर कितने में दे रखा था? जो यूनियन गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो किस में है? यूनियन गवर्नमेंट का बजट आर्टिकल 112 में, और यहाँ हमारा 202 में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 203 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 204 भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 205, 206, 207, 208, 209, 210, 210 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, 211, 212 याद कर लो, लास्ट है ना हमारा। हमने जो चैप्टर 3 में 212 तक हम पढ़ने वाले थे। 212 कहता है जैसे वहाँ पर कोर्ट इंक्वायर नहीं करता है, हस्तक्षेप नहीं करता है, जो आपका पार्लियामेंट की जो चल रहा होता है, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई चल रही होती है, उसमें मैंने बताया था ना कि कोर्ट इंक्वायर नहीं करता। ऐसे ही यहाँ पर जो स्टेट, जो विधानमंडल की कार्रवाई चल रही होती है, उसमें जो आपका कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या करता है? हस्तक्षेप नहीं करता। ये हमारा किस में दे रखा है? आर्टिकल 212 में। लिख लो इंग्लिश वाले, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लिखो ना, स्टेट लेजिस्लेचर। हिंदी मीडियम वाले लिख लो, राज्य विधानमंडल की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का निषेध। लिख लो, राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा का निषेध इसमें दे रखा है आर्टिकल 212 में। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। अब अभी हम स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेट के बारे में हमने पहले गवर्नर के बारे में पढ़ा, फिर सीएम के बारे में पढ़ा, फिर हमने अपनी स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल के बारे में पढ़ाई शुरू की। फिर हमने देखा कि स्टेट में एक तो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक तो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में ही हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में है। जैसे हमारी सेंटर में राज्यसभा होती है, वैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी सिर्फ 6 स्टेट में ही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट के लिए बना सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 169। ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने और चीज़ें क्या पढ़ी? उसके बाद हमने स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के बारे में क्या ओथ, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव का असेंबली का किस में आता है? आपका चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का किस आर्टिकल में आता है? और फिर हमने स्टेट बजट के बारे में पढ़ा। मनी बिल जो धन विधेयक पास होता है स्टेट के अंदर, वो किस आर्टिकल में आता है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, और हमारा यहाँ पर आर्टिकल 212 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नोट्स की पीडीएफ वगैरह के लिए अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं वो अपलोड कर देता हूँ। कोई भी अपडेट होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाती है। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पढ़ाई भी किया करो, प्रॉपर सोया करो। देखो, कम से कम 8 घंटे डेली सोया करो, 7 से लेके 8 घंटे, मतलब कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, कम से कम 7 घंटे।
हम पढ़ाई इतने, देखो एक बात बताओ, हमारे दिन में मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। 24 घंटे होते हैं। देखो जिनको लेक्चर छोड़ के जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई वाली बात हमारी खत्म हो चुकी है। हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से हम अगर 8 घंटे सोते भी हैं तो हमारे पास 16 आवर्स बचे। और भाई अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, आप 8 घंटे डेली पढ़ लो कंसिस्टेंट होके, 6-7 महीने आप आराम से निकाल लोगे। 8 घंटे पढ़ाई करो तो 8 घंटे अपने खाना पीना, खेलना कूदना, अपना जो भी है 1-2 घंटे आप बाहर भी अगर कुछ क्रिकेट फिरकेट खेलते हो, वॉकिंग जाते हो, जिम जाते हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अपना पर्सनल एक्टिविटी अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हो, ठीक है, आपको किसी का शौक है, ठीक है, इन सब चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर सो, 1-2 घंटे, आधा 1 घंटे अपना यार दोस्तों से भी बात करो, हंसी मजाक करो, ठीक है। मेरा ये मानना है कि 1-2 दोस्त लाइफ में ऐसे होने चाहिए जिनसे आप कुछ भी बोलो, हंसी मजाक करो, ठीक है। वहाँ पर ये ना कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन हो आप, मतलब वहाँ पर एकदम जो बचपन के लंगोटिया यार होते हैं ना, वो वाले मित्रों से बात कर ली। और महिला मित्र हैं तो महिला मित्र से बात कर ली, है ना। और पुरुष मित्र हैं तो लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, वो पुरुष मित्र से बात कर लो, ठीक है। तो बट लिमिट लिमिट होनी चाहिए। आप दोस्त से बात कर रहे हो, महिला मित्र से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, आप दिन का 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बात करनी चाहिए। 30 मिनट से लेकर 60 मिनट। मैंने कुछ लोगों को देखा घंटों फ़ोन पे लगा रहते हैं। कल को कुछ नहीं है भाई, कोई साथ नहीं देगा, आपका करियर है, आपका करियर बनेगा तो सब साथ देंगे। माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरना, एक दिन ऐसा मत करना कि माँ बाप की उम्मीदों पर खरी ना उतर पाओ, अपना बेस्ट देना यार। इस तरह से मेहनत करो ना, माँ बाप भी बोले भाई क्या मेहनत कर रहा है यार, पढ़। देखो इस तरह से मेहनत करो कि आपके माँ बाप आके बोलें कि अब पढ़ना बंद कर दे, बहुत पढ़ लिया। अक्सर क्या बोलते हैं माँ बाप, पढ़ नहीं रहा है, आवाराओं की तरह घूमता है, पता नहीं क्या कर रहा है। आप इतना मेहनत करो यार कि माँ बाप आके बोले कि भाई पढ़ना बंद कर, खा ले कुछ खाना खा ले, ठीक है। और थोड़ा घूम फिर या यार दोस्तों से मिल के आ, ठीक है। इस तरह से मेहनत करो। और एक और चीज़ हमेशा बोलता हूँ यार, फिर एक बात दोबारा बोलूँगा, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, है ना। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखो भाई, है ना। आप सभी बहुत अच्छे हो, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। बस अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।